हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनु दहिया और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल CS दीदी पर। तो जो इससे पहले की क्लासेस हैं उसमें हमने देखा कि जो हमारा प्रोग्राम होता है उसका फ्लो कंट्रोल 3 टाइप का हो सकता है। या तो वो सीक्वेंस में जाए, ठीक है, या फिर किसी कंडीशन के बेसिस पे कुछ पार्ट कोड का एग्जीक्यूट हो और कुछ पार्ट जो है प्रोग्राम का वो एग्जीक्यूट ना हो। इन ऐसे स्टेटमेंट्स को हमने कहा कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशन के बेसिस पे कुछ कुछ पोर्शन ऑफ जो प्रोग्राम है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा और कुछ पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। ये थी हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स। और तीसरा फ्लो कंट्रोल हमने पढ़ा था कि इटरेटिव जब या फिर रिपीटेशन, जब हमें प्रोग्राम का एक कुछ पार्ट बार बार रिपीट करना हो और सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना हो, तो वो जो हमारी स्टेटमेंट होती है उन्हें हमने कहा था इटरेटिव स्टेटमेंट्स या रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स। तो आज हम उन्हीं इटरेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। जब भी हमें पाइथन में कोई कोड बार बार रिपीट करना होता है, ठीक है, किसी कंडीशन के बेसिस पे नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक हमारे पास फॉर लूप है और एक हमारे पास व्हाइल लूप है, ठीक है। उनको हम आज पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि रेंज फंक्शन क्या होता है। इसको देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये फॉर लूप में इस्तेमाल किया जाता है। जब भी हम कहीं पाइथन में फॉर लूप लगाएंगे तो वहां पे रेंज फंक्शन का यूज होगा। तो अगर हमें फॉर लूप में रेंज फंक्शन को यूज करना ही है तो हम इसको पहले पढ़ेंगे। तो क्यों ना इसको पहले कवर कर ले, समझ ले कि ये चीज क्या है। अब रेंज फंक्शन क्या करता है? जैसे रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब खुद पता होगा कई लोगों को, ठीक है, कि रेंज ऐसी चीज होती है जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और जिसकी कोई एंडिंग पॉइंट है, और ठीक है, उसके बीच के आने वाली वैल्यूज को हम रेंज कह देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही रेंज फंक्शन क्या करता है? रेंज फंक्शन इज यूज्ड इन फॉर लूप। पहले तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि फॉर लूप में रेंज फंक्शन यूज होता है। हो गया। इट जनरेट्स अ लिस्ट। क्या करता है? एक लिस्ट को जनरेट करता है, ठीक है, एक लिस्ट जनरेट करता है विच इज अ स्पेशल सीक्वेंस टाइप। उसमें क्या होता है? सीक्वेंस में आपके जो एलिमेंट्स होते हैं लिस्ट के वो होते हैं। एग्जाम्पल देख लो, पहले सीक्वेंस देख लो क्या होता है। इट इज अ सक्सेशन ऑफ वैल्यूज बाउंडेड टुगेदर बाय अ सिंगल नेम। सक्सेशन ऑफ वैल्यूज का मतलब एक के बाद एक वैल्यू आना, ठीक है, और एक ये बाउंडेड टुगेदर होते हैं, मतलब पूरे जो आपकी सीक्वेंस है या जो आपका सीक्वेंस या सक्सेशन ऑफ वैल्यूज है वो एक नेम के अंडर आता है। जैसे एग्जाम्पल से समझ लो, मैंने यहाँ पे क्या लिया है? एक स्ट्रिंग ली है, ठीक है, उसको इनिशियलाइज किया है गुड से, ठीक है। अब इसमें क्या है? ये भी तो एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज ही है। जो आपकी स्ट्रिंग है एक के बाद एक कैरेक्टर ही तो आ रहा है, एक के बाद एक वैल्यू ही तो आ रही है। तो ये भी क्या है? एक सीक्वेंस टाइप है। और ये जो आपका पूरा गुड, ठीक है, पूरी जो आपकी इनिशियलाइजेशन है वो एक नाम के अंडर है जो मैंने str दिया हुआ है, ठीक है। सिंगल नेम से आप एक्सेस भी कर सकते हो। इसी सिंगल नेम, इसी str से आप पूरी स्ट्रिंग को जानोगे, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं इट इज अ सक्सेशन ऑफ वैल्यूज बाउंडेड टुगेदर बाय अ सिंगल नेम। अब इसका वो सिंगल नेम क्या है? वो है str, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देख लो, मैंने लिस्ट 1 ले ली है। इसमें भी मैंने क्या किया है? एक के बाद एक वैल्यूज आपकी लिखी है सक्सेशन में, और इसको इनिशियलाइज कर दिया है लिस्ट 1 से, जो कि मेरा सिंगल नेम है। मैं पूरी लिस्ट को इसी लिस्ट 1 के नाम से जानूंगी। अगर मुझे किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना होगा लिस्ट में तो मैं किससे करूंगी? लिस्ट 1 वाले नाम से, ठीक है। समझ आ गया सीक्वेंस टाइप क्या होता है, सक्सेशन ऑफ वैल्यूज ये सब क्या है, समझ आ गया। अब मैंने बताया कि रेंज क्या है? एक फंक्शन है। अब फंक्शन को अगर प्रोग्राम में लिखना है तो उसका कुछ ना कुछ सिंटेक्स भी होगा। तो सिंटेक्स देख लीजिए क्या होता है। ये रहा हमारा सिंटेक्स। पहले क्या करोगे? आप फंक्शन को कॉल करोगे। फंक्शन का नाम क्या है? रेंज, उसी से हम कॉल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें 2 आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स देने हैं? जैसे मैंने बताया था, रेंज की कोई स्टार्टिंग वैल्यू होती है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और कुछ एंडिंग पॉइंट होता है। तो हमें वही बताना है। रेंज का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, दैट इज उसकी लोअर लिमिट क्या है, और उसका एंडिंग पॉइंट क्या है, उसकी अपर लिमिट क्या है, ठीक है। अब मान लो मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक रेंज फंक्शन को कॉल किया और मैंने जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो L दे दी, ठीक है, जो कि लोअर लिमिट है, और मैंने ऊपर की जो एंडिंग वैल्यू है अपर लिमिट उसको U से मैंने इनिशियलाइज
इनिशियलाइज कर दिया। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगी तो मेरे पास एक लिस्ट जनरेट होगी, मेरे पास एक लिस्ट प्रोड्यूस होगी, उसमें वैल्यूज क्या क्या होंगी, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से शुरू हो जाएंगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एल, एल से हमारी वैल्यू शुरू होगी, फिर l+1, l+2, l+3 और ये कहाँ तक जाएगी, u-1 तक जाएगी। मतलब एंडिंग से जस्ट पहले हमारी लिस्ट खत्म हो जाएगी, पूरा एंडिंग तक नहीं आएगी। वो जो हमारी एंड वैल्यू है वो लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड नहीं होगी। अगर हमारी अपर लिमिट u है तो u-1 मतलब एक पॉइंट पहले ही हमारी लिस्ट खत्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि रेंज फंक्शन जो भी लिस्ट जनरेट करता है उसमें अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं होती, मतलब आपका u इंक्लूडेड नहीं होगा। वो पहले ही एक पॉइंट पहले ही आपकी लिस्ट खत्म हो जाएगी, यानी कि u-1 अपर लिमिट -1 पर खत्म हो जाएगी। अब आप फॉर लूप में इसको यूज करोगे तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर मान लो मुझे फॉर लूप चलाना है n तक, ठीक है, अगर मैं चाहती हूं कि मेरा n टाइम्स फॉर लूप चले तो मुझे वैल्यू जो अपर लिमिट है वो हमेशा n-1 देनी है, क्योंकि n-1 तो लिस्ट में आएगा नहीं, लिस्ट में कहां तक आएगा, n तक आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे n+1 तक मेरा लूप चलाना है तो मैं अपर लिमिट क्या दूंगी, n+2 मतलब एक ज्यादा। ठीक है, ऐसे ही अगर लूप मुझे n-1 तक चलाना है तो अपर लिमिट मेरी क्या होगी, n होगी। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पे देख लो, अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट, यही बात मैं आपको अभी बता रही थी कि ठीक है, अपर लिमिट जो है वो लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं होती, एक पॉइंट पहले ही लिस्ट खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे एग्जांपल से देख लो, मैंने रेंज फंक्शन कॉल किया है, स्टार्टिंग वैल्यू क्या ले ली मैंने, जो लोअर लिमिट है वो 0 और अपर लिमिट मैंने ले ली 5। ठीक है, तो हमारी लिस्ट क्या बनाएगी, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0, 0 से शुरू हो जाएगी। ठीक है भाई, 0 बना दिया, फिर 1 एक एक सक्सेशन में +1 करते जाएंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अब 4 तक रुक जाएगी क्योंकि अपर लिमिट हमारी क्या है, 5 है। तो 5 से एक पॉइंट पहले यानी कि 5-1 पे हमारी लिस्ट खत्म हो जाएगी, जो कि वैल्यू है 4। ठीक है, लिस्ट हमेशा कैसे क्रिएट होगी, यहां से देखो स्टार्टिंग से 0 से शुरू हो जाएगी और +1 करते जाओ आगे तक u-1 तक, यानी कि अपर लिमिट -1 तक। ठीक है, अब देख लो मैंने दूसरा एक एग्जांपल लिया है। अब जो पहला वाला हमारा एग्जांपल था उसके लिए हमारी जो लिस्ट प्रोड्यूस होगी वो ये वाली प्रोड्यूस होगी। अब सेकंड एग्जांपल देख लो, इसमें मैंने स्टार्टिंग लिमिट क्या ले ली है, जो मेरी लोअर लिमिट है वो मैंने क्या ले ली है, 5 ले ली है, और जो अपर लिमिट है वो मैंने 0 ले ली है। अब मुझे एक बात बताओ, 5 में अगर मैं +1 ऐड करती जाऊंगी तो क्या कभी मैं 0 तक पहुंच पाऊंगी, नहीं ना, क्योंकि 5 में जब भी मैं +1 करूंगी वो तो आगे की तरफ 6, 7, 8, 9 वहां आपकी लिस्ट जाएगी, पीछे की तरफ तो नहीं आ सकती ना। और हम माइनस भी नहीं कर सकते, हमें सिर्फ सक्सेशन में जाना है, हमें +1 ही करना है। तो इस रेंज की क्या वैल्यू आएगी, इट विल रिटर्न एन एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, इसके जो ये जो आउटपुट इसका आएगा वो एक एम्प्टी लिस्ट आएगी, क्योंकि ऐसा कोई भी पॉइंट पॉसिबल नहीं है लिस्ट में, ऐसा कोई भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है जो 5 से शुरू होकर जिसमें ऐड किया जाए और वो 0 तक पहुंच जाए, ऐसा कोई भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इट विल रिटर्न एन एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, सो रेंज फंक्शन को आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे आप अपने घर पे सीढ़ियों को देखते हो, स्टेयर्स को देखते हो, कैसे आप स्टेयर्स पे चढ़ते हो, उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से आपकी सीढ़ियां शुरू हो रही हैं, और कुछ ना कुछ उसकी अपर लिमिट होती है, कुछ ना कुछ उसकी एंडिंग पॉइंट होता है जहां तक वो सीढ़ियां जा रही होती हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हम सीढ़ियों को कैसे चढ़ते हैं, एक के बाद एक, पहली सीढ़ी की उस पे जाएंगे, हम दूसरी सीढ़ी पे जाएंगे, तीसरी पे जाएंगे, चौथी पे जाएंगे। बाय डिफॉल्ट हम सारी सीढ़ी को 1 बाय 1 कवर करते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या करते हैं, जब हमें जल्दी पहुंचना होता है अपने एंडिंग पॉइंट तक, तो क्या करते हैं, हम स्टेयर्स को स्किप कर देते हैं। ठीक है, जंप करते हैं, हम पहली वाली से सीधा थर्ड वाली पे जंप करते हैं, थर्ड वाली से सीधा फिफ्थ वाली पे जंप करते हैं, और जंप हमारी जो है वो इससे ज्यादा भी हो सकती है। मान लो आप 2-2 सीढ़ियां छोड़ के जंप कर रहे हो, ठीक है, या 3-3 स्टेयर्स छोड़ के आप जंप कर रहे हो, तो ऐसे ही रेंज फंक्शन होता है। ठीक है, तो रेंज फंक्शन में आपको ये तो पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट मैंने पहले ही बता दिया
कि स्टार्टिंग पॉइंट आप दे सकते हो, एंडिंग पॉइंट भी दे सकते हो, अपर लिमिट भी दे सकते हो। एक और चीज होती है, एक और आर्गुमेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्टेप वैल्यू, कि मतलब आप कितना जंप करना चाहते हो, आप लोअर वैल्यू से कितने कितने जंप पे आप जो आपकी वैल्यू है वो चाहते हो। ठीक है, उसके लिए आप स्टेप वैल्यू में स्पेसिफाई कर सकते हो कि भाई मुझे तो 2 वैल्यू चाहिए, मतलब आप लोअर लिमिट में हर बार 2 इंटीजर को ऐड करोगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये सेट वैल्यू क्या होती है, ये 1 होती है, +1 होती है। ठीक है, मतलब आप 2 से 3 पे जाते हो, 3 से 4 पे जाते हो, 4 से 5 पे जाते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई और वैल्यू देनी है तो यहाँ पे आप सेट वैल्यू में दे सकते हो। अब एक और चीज देख लो, ऑल वैल्यू शुड बी इंटीजर्स, इंटीजर्स ही होनी चाहिए आपके पास, लोअर लिमिट, अपर लिमिट और सेट वैल्यू सब इंटीजर्स होनी चाहिए। ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि आप खुद को ये बोलोगे अब मैं 2.5 सीढ़ी छोड़ छोड़ के जंप करूंगा, नहीं कह सकते ना। आप इंटीजर्स में ही तो स्टेयर्स को काउंट कर सकते हो कि अब दो सीढ़ी छोड़ के जंप करूंगा, अब 1 सीढ़ी छोड़ के जंप करूंगा या करूंगी। ठीक है, तो आपकी ये तीनों वैल्यू जो है वो इंटीजर्स हो सकती है और कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं हो सकती, आप फ्लोट नहीं ले सकते। ठीक है, अब देख लो, यहाँ पे मैंने रेंज फंक्शन को कॉल कर दिया है। ठीक है, कर दिया। यहाँ पे मैंने एल को अपनी लोअर लिमिट ले लिया है, यू को अपर लिमिट ले लिया है, और जो मेरी स्टेप वैल्यू है वो क्या है, वो मैंने एस मान ली है। तो अब जो मेरे पास लिस्ट फॉर्म होगी वो कैसी होगी, यहाँ पे देखो ये लिस्ट है तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। ठीक है, तो जो अब हमारे पास लिस्ट फॉर्म होगी वो कैसी होगी, स्टार्टिंग क्या होगी, लोअर वैल्यू से, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है एल, वहां से शुरुआत हो जाएगी, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एल होगा। ठीक है, और सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, स्टेप वैल्यू को आपका जो लोअर लिमिट है उसमें ऐड कर दोगे। ठीक है, मतलब जो आप जंप करोगे वो स्टेप वैल्यू के इक्वल होगा। ठीक है, जो आपने लोअर लिमिट से जंप लिया अब की बार वो एस है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आप जंप करना चाहते हो तो दोबारा 2s पे जंप करोगे, दोबारा जंप करोगे s से। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, l प्लस जो आपकी पिछली वैल्यू गई थी l प्लस s थी, उसमें आप एक और s मतलब एक और जंप मार रहे हो s का। ठीक है, तो यही l प्लस 2s के इक्वल होगा आपका। ठीक है, ऐसे ही अगली वैल्यू क्या होगी, l प्लस 2s में एक और बार जंप लेना s का। ठीक है, तो l प्लस 3s, और ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा आपकी अपर लिमिट -1 तक। जो आपका लास्ट एलिमेंट होगा लिस्ट का, या जो लास्ट वैल्यू होगी लिस्ट की, वो या तो अपर लिमिट -1 होगी या उससे छोटी होगी। ठीक है, समझ आया। तो जो आपकी लास्ट वैल्यू होगी वो या तो अपर लिमिट -1 होगी या उससे कम ही होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा समझ आएगा। मैंने ले लिया यहाँ पे रेंज फंक्शन को कॉल कर लिया, मेरी जो स्टार्टिंग जो वैल्यू है जिससे मैं अपनी रेंज स्टार्ट करना चाहती हूँ वो मेरी 0 है। ठीक है, यहाँ पे बना के देखेंगे, मैंने एक लिस्ट बना ली, मेरी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 से शुरू करेंगे। उसके बाद मैंने स्टेप वैल्यू क्या दे रखी है, 3 दे रखी है, तो मैं क्या करूंगी 0 + 3, जो मेरी सेकेंड वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 + 3 यानी कि 3। अब जो मेरी थर्ड वैल्यू आएगी उसमें क्या है, मैं 3 में दोबारा स्टेप वैल्यू ऐड कर दूंगी जो कि 3 है, तो ये बन जाएगा 6। ठीक है, अब फोर्थ वैल्यू क्या आएगी, इसमें दोबारा मैं 3 ऐड कर दूंगी जो कि है 9। अब 9 में मैं दोबारा 3 ऐड करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, 9 + 3 12 आएगी। ठीक है, लेकिन 12 तो हमारी अपर लिमिट से ज्यादा हो रही है, और जो हमारी लास्ट वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, या तो u - 1 यानी कि अपर लिमिट -1, यहाँ पे अपर लिमिट क्या है 10, तो मेरी जो लास्ट वैल्यू है वो या तो 9 होनी चाहिए या 9 से कम होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 9 आ चुकी है, तो हमारी लिस्ट हो गई खत्म। ठीक है, अब सेकंड देख लो, मैंने जो पिछला आपको एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, उसमें मैंने एक चीज लिखी थी रेंज, और लिखा था 5,0, यानी कि मैंने जो लोअर लिमिट ली थी वो 5 ली थी और अपर लिमिट 0 ली थी, और मैंने बोला था कि इस रेंज की जो लिस्ट आपको मिलेगी वो एम्प्टी लिस्ट मिलेगी, मतलब कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। मैं 5 में कितना ही 1 ऐड करती जाऊं, मैं 0 तक नहीं पहुंच पाऊंगी। ठीक है, तो ये पिछली बार हमारे पास पॉसिबल नहीं था। अब की बार मैंने क्या किया, मैंने स्टेप वैल्यू ले ली, क्या ले ली, -1। तो अब की बार मुझे 5 में क्या ऐड करना है, मुझे -1 ऐड करना है। तो क्या मैं 5 को माइनस करते करते 0 तक पहुंच सकती हूँ, हाँ पहुंच सकती हूँ। तो अब की बार मेरी लिस्ट में वैल्यूज होंगी, क्या वैल्यूज होंगी देख लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 5,
ठीक है, हमने 5 से शुरू कर दिया। अब 5 में क्या ऐड करेंगे, -1 जो हमारी स्टेप वैल्यू है, हम 4 तक पहुंच गए। ठीक है, उसके बाद 3 2 ऐसे ही -1 करते जाएंगे। ठीक है, 2 में जब -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को 1 में आप -1 करके दिखाओ, वैल्यू क्या आएगी 0, और 0 क्या है, मेरी अपर लिमिट है। हम 0 तक जा ही नहीं सकते, हमें 0 से पहले रुकना है। ठीक है, तो हम पहले रुक जाएंगे 1 पे, और यहाँ पे मेरी लिस्ट हो जाएगी खत्म। ठीक है, अब देख लो, अगर ये ऐसा थर्ड एग्जाम्पल देख लो, अगर मान लो मैंने एक ही आपको आर्ग्यूमेंट दिया है रेंज में। ठीक है, रेंज फंक्शन कॉल किया और आर्ग्यूमेंट मेरे पास एटलीस्ट 2 होने चाहिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट। स्टेप वैल्यू तो मेरे पास डिफॉल्ट होती है जो कि हो जाती है 1। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो आपको वैल्यू दी है, वो आर्ग्यूमेंट दी है, वो एक ही दी है। ठीक है, अब इसको वो लोअर लिमिट मांगेगा या अपर लिमिट मांगेगा। लॉजिकली सोचो, हमारे पास इंटीजर्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत तो 0 से कर सकते हैं, लेकिन हमें जाना कहाँ तक है, ये तो इनफाइनाइट है ना, वो हमें पता नहीं होगा। ठीक है, तो हमें बस जो पहला आर्गुमेंट हमें मिलेगा, हम चाहेंगे कि हम उसको अपनी अपर लिमिट बना लें, हम उसको ये देख लें कि हमें जाना कहाँ तक है। ठीक है, शुरू तो हम 0 से कर लेंगे। समझ आई बात। इसीलिए अगर एक आर्गुमेंट दिया है तो उसको हम बाय डिफॉल्ट अपर लिमिट कंसीडर करते हैं, और अपने आप लोअर लिमिट को क्या बना लेते हैं, 0 बना लेते हैं। क्योंकि इंटीजर तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, हमें पता तो होना चाहिए कि हमें कहाँ तक जाना है, कहाँ तक हमें रेंज लिखनी है। तो इसीलिए एक आर्गुमेंट आते ही हम उसे बाय डिफॉल्ट अपर लिमिट समझ लेते हैं और अपनी लोअर लिमिट को हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आया। तो ये था आपके पास रेंज फंक्शन, जिसको हम फॉर लूप में यूज करेंगे। ठीक है, जब फॉर लूप यूज करेंगे, जब फॉर लूप हम लिखेंगे तो ज्यादा आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि रेंज कैसे यूज होता है। अब एक और चीज यूज होती है आपके लूप्स में, वो होती है मेंबरशिप ऑपरेटर। ये चीज मैंने जब ऑपरेटर्स पढ़ाई थी, अगर आपने वो वाला लेक्चर मेरा देखा है तो मैंने आपको बताया था कि एक ऑपरेटर है, यानी कि मेंबरशिप ऑपरेटर है, जो कि मैं आपको बाद में कराऊंगी, लूप में या स्ट्रिंग में कराऊंगी। तो अभी देख लो। ठीक है, अभी मैं आपको मेंबरशिप ऑपरेटर करा रही हूँ। 2 टाइप के मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं, इन और नॉट इन। अब जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है, इन का मतलब हमें ये बताना है कि किसी चीज में कोई चीज है कि नहीं है। ठीक है, किसी चीज के अंदर कोई चीज है कि नहीं है, इन उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और नॉट इन भी पता है, किसी चीज के अंदर कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो देख लो, दीज आर यूज टू चेक फॉर मेंबरशिप ऑफ अ वैल्यू इनसाइड अ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस में कोई वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं है, उसके लिए हमारे पास इन या नॉट इन ऑपरेटर यूज किया जाता है। अब मैंने क्या लिखा, इनसाइड अ सीक्वेंस, तो ये सीक्वेंस पे ही काम करेगा। ठीक है, ये मेंबरशिप ऑपरेटर किस पे काम करेगा, सीक्वेंस पे काम करेगा। और हमारे पास सीक्वेंस कितनी है पाइथन में, हमारे पास लिस्ट भी है, टपल भी है और स्ट्रिंग्स भी है। ये सारी हमारे पास क्या है, सीक्वेंस है। तो इन सब पे हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर्स जो कि 2 हैं, इन और नॉट इन, ये काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, एक बार एग्जांपल देख लो, समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैंने जो सीक्वेंस ली है वो स्ट्रिंग टाइप ली है, ये मेरे पास स्ट्रिंग है, और मैं चेक करना चाहती हूँ, किस वैल्यू को चेक करना चाहती हूँ, ए। ये भी मेरे पास एक स्ट्रिंग टाइप ही है, मैं ए स्ट्रिंग को चेक करना चाहती हूँ कि मेरी जो ये ट्रेड नाम की स्ट्रिंग है, इसमें ए वैल्यू है कि नहीं है। क्या ए वैल्यू है, हाँ ये रही। कौन से इंडेक्स पे है, 0 1 2, सेकेंड इंडेक्स पे हमारे पास ए है। ठीक है, तो मेंबरशिप ऑपरेटर हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है कि कोई वैल्यू अंदर है कि नहीं, हाँ या ना, बस। ठीक है, तो ए वैल्यू हमारी ट्रेड के अंदर है, हाँ है, तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा। ऐसे ही देख लो, ये हमारे पास लिस्ट है, मैंने एक वैल्यू दी है 3, तो क्या ये 3 वैल्यू इस लिस्ट में प्रेजेंट है, हाँ है। ठीक है, तो वैल्यू क्या रिटर्न हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही मैंने एक और वैल्यू ली 5। ठीक है, इसको मुझे चेक करना है लिस्ट में, लेकिन जो अब की बार मैंने ऑपरेटर यूज किया है वो क्या यूज किया है, नॉट इन। मतलब ये रिटर्न तब करेगा जब वो वैल्यू सीक्वेंस में नहीं होगी, तब ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। तो क्या मेरी 5 वैल्यू सीक्वेंस में नहीं है, हाँ नहीं है। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अगर मैं इसको नॉट को हटा दूं, अब मैं पूछूं 5 इन दिस लिस्ट, तो आंसर क्या आएगा, 5 तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा।
कि हमारा 5 जो है वो लिस्ट के अंदर नहीं है, ये बात सच नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न हो गया। ठीक है, ये आपका मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। सो अब बात कर लेते हैं इटरेशन या फिर लूपिंग स्टेटमेंट्स की। जो हम रेंज फंक्शन पढ़ रहे थे, मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ रहे थे, वो लूपिंग स्टेटमेंट्स के लिए ही पढ़ रहे थे। तो देख लेते हैं क्या होता है। लूपिंग स्टेटमेंट्स या इटरेशन वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिन स्टेटमेंट को बार बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, ऐसे इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के या ऐसा कोड प्रोग्राम का जो बार बार रिपीट होता है। अब रिपीट हो रहा है तो कुछ ना कुछ इसकी एंडिंग कंडीशन होगी, मतलब एक टाइम के बाद ये रिपीटेशन खत्म होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि इनफाइनाइटली रिपीट होते रहेंगे। तो कुछ कंडीशन के बाद ये क्या करते हैं, ये रिपीट होना बंद हो जाते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इटरेशन या लूपिंग स्टेटमेंट कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दीज स्टेटमेंट्स अलाउ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि कुछ कोड या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी परफॉर्म्ड रिपीटेडली। ठीक है, कैसे परफॉर्म होंगे, रिपीटेशन में, बार बार। कब तक, अंटिल अ सर्टेन कंडीशन इज फुलफिल्ड, जब तक एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती, जब तक एक वैल्यू अटेन नहीं हो जाती, ये रिपीट होते रहेंगे। अब इस रिपीटेशन के लिए हमारे पास 2 लूप्स हैं पाइथन में, एक को कहते हैं हम फॉर लूप और एक को कहते हैं हम व्हाइल लूप। ठीक है, फॉर लूप क्या होता है आपका, काउंटिंग लूप भी कहते हैं इसको ऐसे समझो कि आपने लूप शुरू किया, अगर आप काउंट कर रहे हो लूप को और बता पा रहे हो कि मुझे 10 बार लूप चलाना है या मुझे 2 बार लूप चलाना है या 6 बार लूप चलाना है, तो उसको आप क्या कहोगे, काउंटिंग लूप कहोगे, क्योंकि आप काउंट कर रहे हो। आपका जो लूप है वो काउंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक नंबर पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी बार जो आपका लूप है वो रिपीट होगा। ऐसे ही एक कंडीशनल लूप क्या होता है कि जो आपका लूप है वो किसी कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। जैसे अगर मैं बोल दूं कि जब तक a इक्वल टू 3 नहीं होगा या फिर जब तक a की वैल्यू 3 नहीं होगी तब तक क्या होगा, लूप रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ पे लूप किस पे डिपेंड कर रहा है, कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हम उसे कंडीशनल लूप कहते हैं। ठीक है, पढ़ लो एक बार। अ लूप दैट रिपीट अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, किसी इंटीजर पे कुछ ना कुछ नंबर होगा, कुछ ना कुछ काउंट होगा कि कितनी बार फॉर को हमें एग्जीक्यूट करना है। ये काउंट कंट्रोल्ड लूप होता है। ठीक है, ऐसे ही जो व्हाइल लूप है, द लूप्स दैट रिपीट अंटिल अ सर्टेन थिंग हैपन, एक कंडीशन पे डिपेंड करेगा, दे कीप रिपीटिंग एज लॉन्ग एज सम कंडीशन इज ट्रू, इसीलिए इसको कंडीशनल लूप कहते हैं। ठीक है, ये तो काउंट पे डिपेंड करेगा कि कितनी नंबर ऑफ टाइम्स हमें चलाना है, ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि जब तक वो कंडीशन मीट नहीं होगी या फिर जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक हमारा लूप चलेगा, जैसे ही फॉल्स हो जाएगी लूप जो है हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 2 टाइप के लूप होते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप और एंट्री कंट्रोल लूप। इसको आप ऐसे समझो, जैसे आप मूवी देखने जाते हो, ठीक है, तो मूवी देखने जाते हो तो आपके एंट्री पे ही मूवी टिकट चेक हो जाती है। ठीक है, आपकी चेकिंग कर लेते हैं, आपकी मूवी टिकट चेक कर लेते हैं कि हाँ भाई इसके पास टिकट है, इसको जाने दो। ठीक है, तो वो क्या हुआ, एंट्री कंट्रोल्ड हुआ। ऐसे ही आप हाईवेज पे देखते हो, आजकल जो हाईवे बन रहे हैं, तो जो आपका टोल कैलकुलेट होता है वो एग्जिट के टाइम पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब जब एग्जिट कर रहे हो तब आप पैसे भरते हो, तब आप टोल भरते हो, उसको आप क्या बोलोगे, एग्जिट कंट्रोल्ड। यानी कि जब एंट्री कंट्रोल पे कोई आपकी कंडीशन चेक होती है तो उसको एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं, और जब एग्जिट के टाइम पे हो रही है, जब लूप खत्म हो चुका है उस टाइम पे जो हो रही है उसे हम एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं। इफ कंडीशन इज टेस्ट बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ लूप बॉडी, मतलब लूप बॉडी में एंट्री करने से पहले, ठीक है, लूप में एंटर करने से पहले अगर कंडीशन चेक हो रही है तो उसे बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप या प्री कंडीशन लूप। ठीक है, और ऐसे ही अगर कंडीशन चेक हो रही है एग्जीक्यूशन के बाद, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप और पोस्ट कंडीशन लूप। ठीक है, अब इसको ऐसे भी समझो, अगर लूप में आप एग्जिट कंट्रोल लूप है आपका, ठीक है, तो एक बार तो लूप आपका एग्जीक्यूट होगा ही होगा। कैसे, मान लो आपकी कंडीशन फॉल्स है, शुरू से ही फॉल्स है, लेकिन आप कंडीशन चेक कहाँ कर रहे हो, एग्जिट के टाइम पे चेक कर रहे हो, तो आपका एक बार तो लूप एग्जीक्यूट हो गया। तो एग्जिट कंट्रोल लूप में एक बार जो आपका लूप है वो एग्जीक्यूट होता ही होता है, और एंट्री कंट्रोल में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि शुरू में ही आपकी जो कंडीशन है वो चेक हो जाएगी। तो अगर फॉल्स है तो अंदर घुसेगा ही नहीं, लूप में अंदर जाएगा ही नहीं।
ठीक है। अब एक और चीज देख लो, पाइथन डज नॉट ऑफर एनी एग्जिट कंट्रोल लूप। मतलब आपके जो फॉर लूप है और जो व्हाइल लूप है वो दोनों कैसे हैं, वो एंट्री कंट्रोल लूप है, प्री कंडीशन लूप है। ठीक है। एक और लूप होता है जो कि सी और सी प्लस में होता है, जो कि डू व्हाइल लूप होता है। ठीक है, वो इसमें नहीं है, वो पाइथन सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, वो होता है एग्जिट कंट्रोल लूप, वो पाइथन में है ही नहीं। तो हमें दो टाइप के लूप पढ़ने हैं, एक फॉर लूप और एक व्हाइल लूप। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पहले लूप की, जो कि है फॉर लूप। फॉर लूप ऑफ पाइथन इज डिजाइन टू प्रोसेस द आइटम्स ऑफ एनी सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या थे, जिनके एलिमेंट सक्सेशन में होते हैं, एक के बाद एक होते हैं। तो कौन कौन से सीक्वेंसेस प्रेजेंट है पाइथन में, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, ये सब क्या है हमारे पास, सीक्वेंस है। तो इनके साथ फॉर लूप क्या करता है, इन सीक्वेंस की आइटम्स को, इन सीक्वेंस के एलिमेंट को लेता है और उस पर कुछ ना कुछ प्रोसेस करता है उसके साथ। ठीक है, कुछ ना कुछ उसके साथ प्रोसेसिंग करता है, वही हमारे पास फॉर लूप होता है। ठीक है, अभी अगर नहीं भी समझ आ रहा तो एग्जांपल में समझ आ जाएगा। अभी बस स्टेटमेंट देख लो। फॉर लूप ऑफ पाइथन इज डिजाइन टू प्रोसेस, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करेगा, किस पे, ऑन द आइटम्स ऑफ एनी सीक्वेंस, जो भी हमें सीक्वेंस दी है उनकी आइटम्स पे। कैसे करेगा, वन बाय वन करेगा। ठीक है, इसको एक बार समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू से। ये हमारे पास फॉर लूप का सिंटेक्स होता है। पहले क्या है, फॉर एक कीवर्ड है, उसको लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हम कोई वेरिएबल नेम डिसाइड करते हैं। ठीक है, वेरिएबल नेम लिखते हैं, फिर आता है इन सीक्वेंस। हमारी जो सीक्वेंस है, जो हमारी लिस्ट है, स्ट्रिंग है, वो यहाँ पे आती है। ठीक है, यहाँ पे अब हम अपनी लिस्ट लिखेंगे, कोई स्ट्रिंग लिखेंगे, कोई अपनी टपल लिखेंगे। ठीक है, और जो वेरिएबल है वो क्या करेगा, मान लो मैंने एक लिस्ट ली यहाँ पे और मैंने उसमें दो वैल्यूज ले ली, तीन वैल्यूज ले ली, 1 2 3। अब हमारी ये जो वेरिएबल है वो क्या करेगा कि इस सीक्वेंस की एक एक वैल्यू अपने अंदर असाइन करेगा बारी बारी। क्या करेगा, मान लो मेरे पास ये वेरिएबल है ए, तो ये ए वेरिएबल क्या करेगा, अपने आप में असाइन करेगा सीक्वेंस की वैल्यूज को। कैसे असाइन करेगा, बारी बारी, वन बाय वन। यानी कि पहला जो इनिशियलाइजेशन होगा वो ए के अंदर वो 1 वैल्यू होगी। ठीक है, फिर हमारा जो फॉर लूप है वो पूरा एग्जीक्यूट होगा। फिर जब सेकेंड इटरेशन होगी तो जो सेकेंड वैल्यू है यानी कि 2, वो ए के अंदर इनिशियलाइज हो जाएगी। फिर दोबारा पूरा लूप एग्जीक्यूट होगा और फिर लास्ट में क्या होगा, जो हमारे पास थर्ड वैल्यू है वो ए के अंदर इनिशियलाइज होगी और फिर ऐसे ही थर्ड टाइम हमारा लूप जो है एग्जीक्यूट होगा। तो कितनी बार, मैंने आपको बताया था फॉर लूप किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन होगी, वो काउंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो काउंट यहाँ पे क्या है, आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सीक्वेंस। ठीक है, तो जो आपकी फॉर लूप की रिपीटेशन हो रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है कि आपके सीक्वेंस में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने सीक्वेंस में कितने आइटम्स हैं, उतनी बार हमारा फॉर लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब समझ आ गया मैं क्यों कह रही थी कि फॉर लूप जो है वो काउंट पे डिपेंड करता है, काउंट कंट्रोल लूप है। ठीक है, क्योंकि जो आपका लूप है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है आपकी सीक्वेंस में। अब एग्जांपल देख लो, सेम वैसा सा ही एग्जांपल लिया है मैंने। यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें 3 आइटम्स हैं, 3 वैल्यूज हैं, 3 5 एंड 7। और यहाँ पे जो वेरिएबल है वो मैंने आई ले लिया है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आई में इनिशियलाइज होगी पहली वैल्यू, लिस्ट की पहली वैल्यू इनिशियलाइज होगी आई में। ठीक है, तो अभी हमारे पास आई क्या है, वो 3 है, फर्स्ट इटरेशन चल रही है। तो इसमें अब लूप के अंदर आ गया, लूप के अंदर क्या स्टेटमेंट है, प्रिंट आई इज प्राइम नंबर। तो क्या हो जाएगा, आई जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास 3 इज प्राइम नंबर। आई की वैल्यू क्या थी, 3 थी, तो 3 इज प्राइम नंबर। अब दोबारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब जो आई की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो आई की वैल्यू हो जाएगी 5 सेकेंड इटरेशन में। ठीक है, सेकेंड इटरेशन में वो लिस्ट की सेकेंड आइटम की वैल्यू लेगा। ठीक है, तो सेकंड आइटम की वैल्यू क्या है, 5 है, तो आई के अंदर जो वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी वो हो जाएगी 5। अब हमारे पास आई की वैल्यू क्या हो गई, 3 से हट के 5 हो गई। अब हमें क्या करना है, प्रिंट आई, आई हमारे पास क्या है 5 इज प्राइम नंबर, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड इटरेशन चालू होगी, तो अब आई की वैल्यू क्या होगी, हमारी 7 हो गई। यहाँ पे आई की वैल्यू 7 हो गई। अब क्या हो गया, प्रिंट आई क्या है 7 इज अ प्राइम नंबर।
ठीक है, तो समझ आया एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। इसीलिए मैंने बोला था कि फॉर लूप क्या करता है, वो क्या प्रोसेस करता है सीक्वेंस के हर एक आइटम को। तो यहाँ पे प्रोसेस कर रहा है ना, सीक्वेंस का हर एक आइटम को खुद के अंदर वैल्यू असाइन कर रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है, और ऐसे ही आपका लूप जो है वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब जो आपका डेफिनेशन है वो समझ आई। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर हमें 3 की टेबल जो है वो प्रिंट करानी है तो हम फॉर लूप में कैसे करा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो रेंज का दिया है, मैंने फंक्शन रेंज यूज किया है। रेंज क्या करता था, एक लिस्ट प्रोड्यूस करता था, याद है ना। ठीक है, तो लिस्ट क्या होती है, सीक्वेंस होती है। तो यहाँ पे जो ये रेंज फंक्शन मैंने लिखा है, ये जो चीज लिखी है, ये क्या कर देगी, ये एक लिस्ट प्रोड्यूस कर देगी। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल। टेबल किसकी लिखनी है, 3 की लिखनी है। तो टेबल के अंदर एक वेरिएबल लिया टेबल, उसके अंदर 3 की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। अब हमारे पास फॉर लूप का जो वेरिएबल है वो है आई। ठीक है, जिसमें हम क्या वैल्यू डालेंगे, हमारी जो लिस्ट में आइटम्स होंगी, लिस्ट में जो वैल्यूज होंगी वो आई में डलती रहेंगी बारी बारी से, 1 बाय 1 से। इन रेंज 1, और जो इसकी लोअर लिमिट है वो 1 है और जो अपर लिमिट है वो 11 है। तो हमारे पास लिस्ट क्या प्रोड्यूस होगी, इस रेंज की लिस्ट शुरू हो जाएगी किससे, 1 से शुरू हो जाएगी। ठीक है, 1 2 3 4, और कहाँ तक जाएगी, 10 तक जाएगी। जो लास्ट वैल्यू लिस्ट में होगी वो क्या होगी, अपर लिमिट -1, यानी कि 11 - 1 10। ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो जो ये रेंज फंक्शन हमने यूज किया, इसकी वजह से हमारी लिस्ट प्रोड्यूस हो गई, जो कि लिस्ट है ये। अब ये लिस्ट आ गई अपने पास। अब इस लिस्ट की जो वैल्यू है, जो फर्स्ट वैल्यू है वो आई में इनिशियलाइज हो जाएगी। तो फर्स्ट इटरेशन में हमारी आई की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, हमें क्या, फिर हम लूप के अंदर आ जाएंगे। लूप के अंदर हमें क्या प्रिंट करना है, टेबल। टेबल यहाँ पे देख लो, 2 वेरिएबल है, एक टेबल है, एक आई है। ठीक है, दोनों की वैल्यू ये है फिलहाल। टेबल की वैल्यू 3 है, आई की वैल्यू 1 है। तो टेबल की वैल्यू क्या है, 3, तो 3 प्रिंट हो गया। ठीक है, ये आपका स्ट्रिंग है, इनटू ये भी प्रिंट हो गया। फिर हमें क्या प्रिंट करना है, आई की वैल्यू क्या है, 1, तो ये 1 प्रिंट हो गया। फिर इक्वल टू प्रिंट हो गया, ये भी स्ट्रिंग है, आ गया यूं का यूं। फिर हमें क्या प्रिंट करना है, टेबल इंटू आई। टेबल क्या है हमारे पास 3 और आई की वैल्यू क्या है 1, तो 3 × 1 इज 3। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इटरेशन खत्म हो गया, लूप खत्म हो गया। अब सेकंड इटरेशन पे आते हैं। तो आई की अब सेकंड वैल्यू क्या होगी, लिस्ट की में जो सेकंड वैल्यू है जो कि है 2, तो आई की वैल्यू 1 से हटके हो गई है 2। ठीक है, अब दोबारा हमारे पास प्रिंट, टेबल की वैल्यू तो हमारे पास 3 ही है, तो 3 प्रिंट हो गया। ये हमारे पास स्ट्रिंग है, आई की वैल्यू क्या है 2 प्रिंट हो गई। ठीक है, इक्वल टू भी स्ट्रिंग है। अब क्या प्रिंट करना है, टेबल इंटू आई। टेबल क्या है 3, आई की वैल्यू क्या है 2, तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा 6। ठीक है, ऐसे ही जब थर्ड इटरेशन करेंगे तो आई में वैल्यू आएगी 3। ठीक है, तो हमारी आई की वैल्यू हो गई 3। तो ऐसे ही आपकी टेबल प्रिंट होती रहेगी। कब तक प्रिंट होगी, आई की लास्ट वैल्यू क्या होगी, जो लिस्ट की लास्ट वैल्यू है, तो लिस्ट की लास्ट वैल्यू क्या है 10। ठीक है, तो सबसे लास्ट इटरेशन में हमारे पास आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, जो कि ये आ गई। ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो देख लो ये फॉर लूप ऐसे काम करता है। अब यहाँ पे एक चीज लिखी है, यू नीड नॉट टू प्री डिफाइन लूप वेरिएबल फॉर अ फॉर लूप। मतलब जो आपने यहाँ पे ये लूप वेरिएबल लिखा है जो कि आई है, इसको आपको इनिशियलाइज करने की या डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि इंटीजर टाइप है, ये कौन सा टाइप है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जब पाइथन में वैल्यू इनिशियलाइज करते हो, जो वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू डालते हो, वो वही टाइप अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, या उसी टाइप का वो वेरिएबल बन जाता है। तो अभी हमारे पास क्या है, लिस्ट है, और हम इनिशियलाइज कहाँ कर रहे हैं, इधर ही इनिशियलाइज कर रहे हैं। आई में वैल्यू तो हम इसी लाइन में डाल रहे हैं ना, इसी इंस्ट्रक्शन में डाल रहे हैं, तो हमें पहले डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जो भी लिस्ट के अंदर वैल्यू होगी, मान लो वो स्ट्रिंग है, वो न्यूमेरिक वैल्यू है, जो भी वैल्यू होगी वही आई का टाइप बन जाएगा, वही आई की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हमें जो लूप वेरिएबल है, यहाँ पे जो आई है, उसको पहले डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ साथ साथ इनिशियलाइज हो रहा है, यही डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये लूप यहाँ पे, फॉर लूप यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखते हैं व्हाइल लूप। सो व्हाइल लूप क्या था हमारे पास, व्हाइल लूप था एक कंडीशनल लूप। ठीक है, जब तक हमारी व्हाइल लूप की कंडीशन ट्रू रहेगी, हमारा लूप जो है वो रिपीट होता रहेगा, और जैसे ही हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, हमारा लूप एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
ठीक है। व्हाइल लूप इज कंडीशनल लूप, ठीक है, ये कंडीशन पे डिपेंडेंट होता है। दैट विल रिपीट द इंस्ट्रक्शंस, कब तक रिपीट करेगा, एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हमारा लूप जो है वो एंड हो जाएगा, एग्जीक्यूशन लूप से बाहर आ जाएगा। अब इसका सिंटेक्स देख लो, मैंने कीवर्ड लिखा है व्हाइल, ठीक है, उसके आगे मुझे कंडीशन लिखनी है, जिस कंडीशन पे मेरे लूप का जो इटरेशन है या लूप की जो रिपीटेशन है वो डिपेंड करेगी। इस कंडीशन की वैल्यू अगर ट्रू होगी तो लूप हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जब तक ट्रू रहेगी तब तक रिपीट होता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हमारा जो लूप है वो खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। ये लूप की बॉडी है, देख लो इंडेंटेशन में लिखी हुई है। इसमें आप एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, मल्टीपल स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। लूप की बॉडी है ये आपकी, ठीक है, ये लूप बॉडी है। इंडेंटेशन से पता चलता है कि अब लूप की बॉडी शुरू हो चुकी है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, ज्यादा एग्जाम्पल से ज्यादा आपको समझ आएगा। पहले मैंने क्या लिया, एक वेरिएबल ले लिया आई, जिसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी है आई इज इक्वल टू 1। अब मेरी कंडीशन क्या है कि जब तक आई की वैल्यू 10 से कम रहेगी, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, तब तक मेरा जो लूप है वो रिपीट होता रहेगा। तो अभी मैं कंडीशन चेक करूंगी, आई क्या है हमारे पास 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, हाँ जी सही बात है। तो ये इस कंडीशन क्या रिटर्न करेगी, ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगी, तो हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा। क्या एग्जीक्यूशन है लूप के अंदर, हमें प्रिंट करना है आई को, आई क्या है हमारे पास 1, तो क्या 1 प्रिंट हो जाएगा, आई प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या किया हमने, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई को एक इंटीजर से बढ़ा दिया, ठीक है। अब हमारे पास आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अब दोबारा चेक करेंगे कंडीशन को, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, हाँ अभी भी हमारी कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो लूप के अंदर आ जाएंगे, आई प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। अब दोबारा हमने क्या किया, ये लूप के अंदर ही है ये वाली स्टेटमेंट, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ये क्या है, ये पूरी लूप की बॉडी है, तो लूप अभी खत्म नहीं हुआ है। हमने आई को क्या किया, दोबारा चेंज कर दिया, 2 की जगह अब हमारा आई हो गया है 3, ठीक है, 1 से इंक्रीमेंट हो गया। ऐसे ही 3 के लिए चेक कर लेते हैं, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, हाँ 3 भी लेस देन इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे 3 हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही 4 के लिए होगा, 5 के लिए होगा, कब तक ये लास्ट वैल्यू जाएगी, मान लो आई की वैल्यू हमारी हो गई इंक्रीमेंट होते होते 10, ठीक है। तो 10 के लिए चेक कर लेते हैं, 10 लेस देन इक्वल टू 10 है, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है, 10 के इक्वल है, तो लूप के अंदर आ जाएंगे। लूप के अंदर क्या हुआ, प्रिंट हमारा आई प्रिंट हो गया, आई की वैल्यू क्या थी 10 थी, आई प्रिंट हो गया। अब आई को हमने एक और नंबर से इंक्रीमेंट कर दिया, अब आई की वैल्यू हो गई 11, ठीक है। अब दोबारा कंडीशन चेक करेंगे, अब हमारी आई की वैल्यू क्या है 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, नहीं, अब ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ चला जाएगा, लूप के बाहर आ जाएगा। तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है देखो, ये वाइल के इंडेंटेशन के लेवल पे है, ठीक है, तो ये लूप से बाहर है। अब हम लूप से बाहर आ गए, लूप से बाहर आते ही हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट एंड ऑफ लूप। तो अब हम प्रिंट कर देंगे एंड ऑफ लूप, ठीक है। ये हमारा लूप की बॉडी से बाहर थी ये स्टेटमेंट प्रिंट वाली, इसीलिए एक ही बार आपकी एग्जीक्यूट हुई है, ठीक है। तो ये समझ आ गया व्हाइल लूप कैसे वर्क करता है। अब देख लो व्हाइल लूप के 4 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। व्हाइल लूप है 4 एलिमेंट्स, यहाँ पे 4 लिखना भूल गई, ठीक है। क्या क्या 4 एलिमेंट्स है, पहला इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, कोई ना कोई वेरिएबल को इनिशियलाइज करोगे, जो आपका लूप का वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे शुरू में आई लिया है, आई इज इक्वल टू 1 लिया है, तो ये हमारी क्या है, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है। इसमें आपने क्या किया, लूप का वेरिएबल जो कि आई है उसको इनिशियलाइज कर दिया, उसको कुछ वैल्यू दे दी, ठीक है। जब कुछ वैल्यू होगी तभी तो यहाँ पे चेक कर पाओगे, अगर बिना वैल्यू के आप इसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, अब हमें पता ही नहीं है आई की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आई की वैल्यू की शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करोगे, तो पहले इनिशियलाइज करो, पहले वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालो, उसके बाद चेक हो सकती है वो वैल्यू, ठीक है। तो हमने पहले इनिशियलाइज कर लिया, उसके बाद क्या करना है, दूसरा एलिमेंट क्या है, टेस्ट एक्सप्रेशन, मतलब एक ना एक कंडीशन आपके पास यहाँ पे व्हाइल लूप में होनी चाहिए। ये आपकी जो है आई लेस देन इक्वल टू 10, ये क्या है आपकी टेस्ट एक्सप्रेशन है, ठीक है। टेक्स्ट एक्सप्रेशन को ही क्या बोलते हैं, कंडीशन,
ठीक है, तो हमारी ये वाली कंडीशन होगी जो कि हमारा सेकंड एलिमेंट है लूप का। थर्ड एलिमेंट क्या है, बॉडी ऑफ लूप। ये देख लो, ये हमारी बॉडी ऑफ लूप है, 2 स्टेटमेंट्स हैं लूप की बॉडी में, ठीक है, तो ये थर्ड एलिमेंट है। फोर्थ एलिमेंट क्या है, अपडेट एक्सप्रेशन। अब इसी लूप की बॉडी में आपने जो ये आई वैल्यू डाली है, इसको आप अपडेट करोगे, इसको आप चेंज करोगे। अगर आपकी लूप की वैल्यू एक ही रहेगी, मान लो अगर आई की वैल्यू हमेशा 1 ही रहती, तो ये लूप इनफाइनाइटली चलता रहता, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये आपकी हर बार ट्रू होती, ठीक है। अगर मैं आई की वैल्यू 1 ही रखती और 1 को हर बार 10 से चेक करती कि कम है कि नहीं है, तो हमेशा ही ट्रू आता। तो कुछ ना कुछ ऐसी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि आई की वैल्यू चेंज हो, उसी को हम क्या कहते हैं, अपडेट एक्सप्रेशन कहते हैं। ये जो यहाँ पे मैंने i इज इक्वल टू आई प्लस 1 लिखा है, ये क्या है, अपडेट एक्सप्रेशन है मेरी, ठीक है। द अपडेट एक्सप्रेशन चेंज द वैल्यू ऑफ लूप वेरिएबल। किसकी वैल्यू चेंज करता है, लूप वेरिएबल की। नो अपडेशन मीन्स एंडलेस या इनफाइनाइट लूप, ठीक है। अगर आप अपडेट नहीं करोगे, यहाँ पे i इज इक्वल टू आई प्लस 1 नहीं करोगे, तो ये लूप आपका इनफाइनाइटली चलता रहेगा, क्योंकि हर बार आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू होगी, ठीक है। तो व्हाइल लूप अच्छे से समझ आ गया, ठीक। अब एक प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ठीक है। एक नंबर है, उसका हमें फैक्टोरियल निकालना होगा, ये आपके सिलेबस में भी है, तो इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया नम, उसके अंदर उसमें यूजर से एंटर करवा दिया कि भाई हमें नंबर बता दो कि किस नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है। तो यूजर से क्या करवा दिया, इनपुट करवा दिया। अब जो इनपुट फंक्शन होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू रिटर्न करता है, स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। तो हम उस स्ट्रिंग को इंट में, ठीक है, चेंज कर देंगे, टाइप कास्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे नम के अंदर क्या वैल्यू आ गई, अब इंटीजर वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया है फैक्ट इज इक्वल टू 1, और आई जो कि हमारा लूप वेरिएबल लिया है वो लिया है हमने 2। इसको हम ड्राई रन करके देखते हैं, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। मान लो हमने यूजर से एंटर करवाया जो नंबर, वो यूजर ने एंटर किया 4, तो हमारे पास नम की वैल्यू क्या होगी, 4। हमें 4 का फैक्टोरियल निकालना है। यहाँ पे देख लेते हैं 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, ये होना चाहिए इस प्रोग्राम में। नाम हमने ले लिया 4, ठीक है, यूजर से एंटर करा दिया। फैक्ट एक और वेरिएबल ले लिया जो कि फैक्टोरियल रिप्रेजेंट करेगा, वो हमारा है 1, और जो लूप वेरिएबल है उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 2 से, ठीक है। अब लूप के अंदर जाएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, नम हमारे पास 4 है, आई की वैल्यू 2 है, हाँ ये वैल्यू ट्रू है, तो हम लूप के अंदर चला जाएंगे। तो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू 2, फैक्ट की वैल्यू क्या है अभी 1 है, 1 में क्या इंटू करेंगे 2, तो फैक्ट इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, फैक्ट इक्वल टू, फैक्ट क्या था 1 इंटू 2 हो जाएगा, तो अभी फैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है, समझ आ गया। और आई क्या है हमारे पास, बढ़ के क्या हो गया 2 से 3 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इटरेशन में जाएंगे, 3 लेस देन इक्वल टू 4, हाँ 3 लेस देन इक्वल टू 4 होता है, ठीक है। अंदर चले जाएंगे, फैक्ट की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, फैक्ट इंटू आई, आई क्या है हमारे पास 3, तो 2 इंटू 3 फैक्ट की वैल्यू हो जाएगी 2 3 जा 6, तो फैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, ठीक है। अब आई बढ़ के क्या हो जाएगा, 1 से बढ़ के 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, हाँ सही बात है, इक्वल टू है, लेस देन तो नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब फैक्ट क्या बन जाएगा, फैक्ट की वैल्यू अभी क्या है 6 है, और आई की वैल्यू क्या है 4, तो 6 इंटू 4 फैक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी 24, ठीक है। और आई को हम 1 से बढ़ा देंगे, पहले क्या था 4 और अब क्या हो जाएगा 5, ठीक है। दोबारा कंडीशन चेक करेंगे, अब आई की वैल्यू क्या है 5 इज लेस देन इक्वल टू 4 नहीं, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या होगी फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई, तो हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ आ जाएगा, लूप के बाहर आ जाएगा। लूप के बाहर ये हमारी देखो वाइल और प्रिंट जो है वो सेम इंडेंटेशन लेवल पे है, तो अब वाइल से बाहर निकल जाएगा, हमारा एग्जीक्यूशन प्रिंट पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू हमारी फॉल्स हो चुकी है, कंडीशन की वैल्यू फॉल्स हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ, अब हमें क्या प्रिंट करवाना है, फैक्टोरियल ऑफ, फैक्टोरियल ऑफ किसका कराना है, नम की वैल्यू क्या है 4, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 4, फिर हमारे पास एक स्ट्रिंग है इक्वल टू
फिर हमें क्या डिस्प्ले करना है, फैक्ट। फैक्ट की वैल्यू क्या है 24, तो हमारा जो आउटपुट आ जाएगा वो ये आ जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ 4 इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो समझ आ गया कैसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे हम बात करेंगे जंप स्टेटमेंट्स की, वो आपके सिलेबस में है। मैं इस वीडियो में इसलिए नहीं करा रही क्योंकि वीडियो फिर काफी लंबी हो रही थी, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जंप स्टेटमेंट और नेस्टेड लूप। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगर कोई भी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे आती है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप PDF चाहते हैं ये जो मैंने पढ़ाया है इन सब की, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।